नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। इजरायल और हमास के बीच युद्ध को एक हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं। पिछले 7 दिनों में पूरी दुनिया ने आतंक का वो चेहरा देखा जिसने अपनी आग में क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, क्या बच्चे सबको जला दिया। इजरायल ने अब साफ कर दिया है कि जब तक आतंकी संगठन हमास का एक भी लड़ाका जिंदा है वो शांत नहीं बैठेगा। लेकिन आखिर 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने जो आतंक के 5000 रॉकेट इजरायल पर दागे, उसकी चीख पुकार के बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर हमास का मददगार कौन है। अब धीरे धीरे इसके जवाब की परत दर परत खुल रही है। अगले आधे घंटे में हम आपको ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इजरायल महज हमास से ही नहीं लड़ रहा बल्कि कई मोर्चों पर लोहा ले रहा है। कैसे आतंक दो जिंदा देशों के लाखों नागरिकों को एक चलता फिरता कब्रिस्तान बना देता है। इसका सबूत इजरायल से लेकर गाजा पट्टी तक बिखरे पड़े हैं। आतंक ने मासूमों की लोरियों को धमाके में तब्दील कर दिया है, ठहाकों को चीख पुकार में बदल दिया है। हवाओं में इबादत की सदाओं की जगह मौत का सन्नाटा गूंज रहा है। ये पिछले 1.5 दशक में इजरायल पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। 2008 के बाद पहली बार किसी हमले में इतनी बड़ी संख्या में इजरायली नागरिकों की जान गई है। इजरायल के हमले में अब तक 1200 फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। जिन रास्तों पर दुकानें सजती थी, आज वहां जान गंवाने वालों की कब्र बनी है। जिन घरों में जिंदगी गुलजार होती थी, आज वो मलबा बनकर बेबसी के आंसू बहा रहे हैं। इस हमले के बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई है कि जब तक एक भी हमास का लड़ाका जिंदा है वो चैन से नहीं बैठेंगे। Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. इजरायल और हमास के युद्ध को लेकर जो चर्चा है वो इस बात की है कि क्या इस पूरे मामले का कोई समाधान निकलेगा या फिर ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। और अब इस मुद्दे को लेकर पूरी दुनिया के जो देश हैं वो बंटते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ अरब लीग के देश फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुनिया के लगभग आधे से ज्यादा जो देश हैं वो इजरायल के समर्थन में आ गए हैं। इस समय देखिए
गाजा में या लेबनान में दो ऐसे बड़े आतंकवादी गुट हैं जिनका स्पष्ट मानना है कि फिलिस्तीन की भूमि में केवल और केवल फिलिस्तीनी रहेंगे, वहां पर इजरायली नहीं रह सकते, वहां ज्यूज यहूदी नहीं रह सकते। दरअसल हमास के खिलाफ लड़ाई में अरब देशों में अलग अलग समीकरण बन गए हैं। इसकी वजह से इजराइल अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में आए देश भी इजराइल को अलग अलग मोर्चों पर बम रॉकेट बरसा रहे हैं। इजराइल हमास लड़ाई अरब देशों तक आई। हमास के समर्थन में लेबनान ने इजराइल पर बम बरसाए। इजराइल के खिलाफ ईरान खुलकर सामने आ गया है। सीरिया की भी इजराइल के खिलाफ एंट्री हो गई है। इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो और दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे हैं। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मोर्टार दागे हैं। आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि इजराइल किन किन मोर्चों पर लड़ रहा है। इजराइल चारों तरफ से अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। गाजा पट्टी पर कंक्रीट की दीवार और फेंसिंग है। इस समय इजराइल सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहा है। इस वजह से इजराइल को दक्षिणी उत्तरी सीमाओं और समंदर से सटे इलाकों से दुश्मनों से मोर्चा लेना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह और ईरान की भी जंग में एंट्री से हालात बद से बदतर होने तय हैं। इजराइल इस समय युद्ध लड़ रहा है और जब आतंक की बात होती है तो विश्व आतंक के खिलाफ एकजुट नजर आता है, लेकिन इजराइल और हमास के युद्ध के दौरान दुनिया के अधिकतर देश इजराइल के समर्थन में हैं। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो हमास के साथ खुलकर खड़े हैं। दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पूरे मामले को समझने के लिए ये जान लेना बेहद जरूरी है। इजराइल के समर्थन में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे बड़े देशों के अलावा नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, कनाडा, पोलैंड, स्पेन, यूरोपीय संघ समेत कई देश हैं। जबकि हमास के समर्थन में ईरान, लेबनान, सीरिया, यमन, कतर जैसे मुस्लिम देश खड़े हैं। दरअसल ये लड़ाई सिर्फ इजराइल और हमास तक ही अब सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसमें अमेरिका जैसी महाशक्तियां भी खुलकर सामने आने लगी हैं। अमेरिका ने तो अमेरिकी जहाजों और जंगी जहाजों को भी इजराइल की सीमा पर तैनात करने का आदेश देते हुए और नई सैन्य सहायता भेजी है। इससे अरब देशों में एक नया कूटनीतिक रणनीति बनती दिख रही है, जिसमें अमेरिका और ईरान के साथ इजराइल और ईरान के बीच नई टेंशन हो सकती है। जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो अभी तक चला आ रहा है वर्ल्ड ऑर्डर, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जहां जहां अमेरिका, नाटो और पश्चिमी देश होंगे, वहां स्वाभाविक रूप से रूस और चाइना और ईरान इनके विरोध में खड़े मिलेंगे। अब आप देखिए, रूस और यूक्रेन के युद्ध के पहले इतनी संकटग्रस्त स्थिति नहीं थी। कहीं पर एक रुकता होती थी, कहीं पर नहीं होती थी। लेकिन अब जब से रूस यूक्रेन पिछले साल से शुरू हो गया है, तब से तो अब देखिए इतना भीषण कांड हो गया, हमास ने कर दिया। उसके बाद भी रूस कह रहा है नहीं, हम खड़े हैं भाई, हम फिलिस्तीन के लिए खड़े हैं। फिलहाल इजराइल और फिलिस्तीन के इस संघर्ष में पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। फिलिस्तीन के साथ संघर्ष की वजह से पहले भी इजराइल को अरब देशों के साथ युद्ध लड़ना पड़ा है। अब जब एक बार फिर नई जंग शुरू हो गई है, तो ऐसे में अरब देशों के साथ टकराव और बढ़ गया है।
ईरान, अफगानिस्तान और यूएई जैसे देशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खाड़ी देशों पर भी ध्यान देने वाली बात है। इस तरह से इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें अब पूरी दुनिया दो खेमों में बंटती हुई नजर आ रही है और इस युद्ध से जो दिक्कतें आएंगी उसका सामना पूरी दुनिया को करना होगा। ऐसे में जब रूस और यूक्रेन के बीच पहले से ही युद्ध चल रहा है तो एक नई जंग दुनिया में कितनी मुश्किलें लेकर आएगी। इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए 7 अक्टूबर काली तारीख बन चुका है। इजराइल पर हमास के हमले का ये वीडियो इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। ये हमास के आतंकी हैं, लेकिन इन तस्वीरों में वो जल्लाद भी छिपे हैं जिनके हाथ हजारों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं। ये हमास की सबसे खूंखार सेना अल नुक्बा फोर्स के लड़ाके बताए जा रहे हैं। ये ट्वीट इजरायली एयरफोर्स ने किया है और जिसमें उसने ये दावा किया है कि इजराइल पर 7 अक्टूबर को नुक्बा फोर्स ने ही हमला किया था। अब इजराइल अल नुक्बा को टारगेट कर रहा है और शनिवार को उसने हमास के ऑपरेशन कमांड को हवाई हमले में तबाह कर दिया। अल नुक्बा दरअसल अरबी शब्द है जिसका मतलब है कुलीन, यानी अंग्रेजी में जिसे एलीट कहते हैं। नुक्बा फोर्स हमास मिलिट्री विंग इज अल-दीन अल-कसम की गुरिल्ला युद्ध करने वाली सबसे खतरनाक फोर्स है। इस फोर्स में बेहद ही ट्रेंड और अनुभवी लड़ाके भी शामिल हैं और इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं। इजरायली सेना ने एक बयान जारी कर पूरी दुनिया को बताया कि अब नुक्बा फोर्स दरअसल कितनी खतरनाक है और कैसे इसमें शामिल जल्लाद महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों किसी पर भी गोली चलाने से गुरेज नहीं करते। नुक्बा फोर्स के लड़ाके घात लगाकर हमला करने में माहिर होते हैं। नुक्बा फोर्स सुरंग बनाकर घुसपैठ करने में एक्सपर्ट है। नुक्बा फोर्स के लड़ाके एंटी टैंक मिसाइल्स, रॉकेट्स और स्नाइपर्स के इस्तेमाल में ट्रेंड होते हैं। नुक्बा फोर्स के जिम्मे हमास नेताओं और हेडक्वार्टर्स की सुरक्षा भी होती है। नुक्बा फोर्स के लड़ाकों की बंधक बनाने की ट्रेनिंग भी होती है। हमले के बाद भी कई इजरायली नागरिकों को हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया था। जानकारी के मुताबिक अल नुक्बा फोर्स में भर्ती की प्रक्रिया काफी मुश्किल है और इन आतंकियों को ट्रेनिंग भी किसी सेना के स्पेशल फोर्सेस की तरह दी जाती है। बताया जाता है कि 2014 में गाजा युद्ध में भी अल नुक्बा फोर्स शामिल था। हाल ही में अल नुक्बा में भर्ती की प्रक्रिया
बढ़ गई है। इजरायली सेना ने एक बयान जारी किया है जिसके अनुसार नुकबा एलीट फोर्स में हमास के बेहद खतरनाक आतंकवादी शामिल हैं, जिन्हें आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए नामित किया गया है। नुकबा फोर्स के लड़ाकों की ट्रेनिंग भी बहुत सख्त होती है। अल नुकबा लड़ाकों को अत्याधुनिक हथियारों और विस्फोटकों की ट्रेनिंग दी जाती है। ये लड़ाके असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, मशीन गन से लैस होते हैं। इनके पास रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, एंटी टैंक मिसाइलें भी होती हैं। इन्हें स्कूबा डाइविंग और निहत्थे लड़ने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक कि हमास ने अंडरग्राउंड टनल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रखा है। 2007 में गाजा पट्टी पर कब्जा करने के बाद से हमास के लड़ाके इन सुरंगों का इस्तेमाल गाजा सिटी से गाजा पट्टी के बाकी इलाकों में आने जाने के लिए करते हैं। इजरायल ने बताया था कि इन सुरंगों के जरिए हमास और नुकबा के लड़ाके हमलों को अंजाम भी देते हैं। अभी इजरायली सेना हमास और उसके आतंकी गुरिल्ला फोर्स अल नुकबा से ही निपट रही थी कि एक और बेहद खतरनाक संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजरायल पर हमला कर दिया। हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है। दोनों का मकसद इजरायल पर हमला करना है, लेकिन दोनों की ताकत और ऑपरेशनों में काफी अंतर है। हिजबुल्लाह शिया संगठन है तो वहीं हमास सुन्नी। हिजबुल्लाह 1980 के दशक में उभरा था, जबकि हमास की नींव 1920 में पड़ गई थी, लेकिन इसका गठन 1987 में हुआ था। एक और हिजबुल्लाह लेबनान में राजनीतिक और सैन्य संगठन के तौर पर काम करता है। उसके नेता लेबनान में राजनीतिक फैसलों के साथ साथ सैन्य गतिविधियों में भी शामिल रहते हैं। हिजबुल्लाह सीक्रेट तरीके से काम करता है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ही संगठनों का एक ही मकसद है और वो है इजरायल का विनाश। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। इजरायल ने हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली है। वो लगातार हमास के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, लेकिन अब हिजबुल्लाह के भी सीन में आने से उसकी मुश्किल बढ़ती दिख रही है। हालांकि इजरायल ऐसे आतंकी संगठनों से निपटने में माहिर माना जाता है। इस समय दुनिया में चल रही है दो जंग। एक तरफ जहां रूस और यूक्रेन के बीच हो रही है लड़ाई, तो वहीं दूसरी ओर इजरायल और हमास के बीच चल रहा है युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में बड़ी है महंगाई। अब इजरायल और हमास की इस जंग से जब अरब देश प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या तेल की कीमतों में आग लगेगी? इस समय पूरी दुनिया में एक बड़ी चिंता ये भी है कि हमास के आतंकी हमले के बाद जो नई जंग शुरू हो गई है, उसका सीधा असर अरब देशों पर पड़ रहा है। इसमें सिर्फ क्रूड ऑयल ही महंगा नहीं हुआ, बल्कि सोने के दाम और शेयर मार्केट में भी गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। कच्चा तेल, गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी, शेयर बाजार में गिरावट का सीधा असर दुनिया भर में मिडिल क्लास यानी हमारे और आपके जैसे लोगों की जेब पर पड़ता है। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी
तो पेट्रोल और डीजल महंगा होगा। गोल्ड की कीमतों में बढ़ोतरी का मतलब है कि निवेशक सुरक्षित निवेश देख रहे हैं। शेयर बाजार में गिरावट का सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ता है। इसमें सऊदी अरब, यूएई, ये दो ऐसे देश हैं जहां से भारत तेल का आयात करता है। और अभी भी आप जानते हैं हम लोग रूस से भी इस समय अच्छा खासा ले रहे हैं। उसके बावजूद भी लगभग 50% जो भारत का तेल है, अराउंड 50% जो तेल है वो खाड़ी के देशों से आ रहा है। तो इसलिए अगर ये युद्ध जल्दी रोका नहीं गया तो ये और हम लोग के लिए विकट समस्या क्रिएट करेगा। अभी रूस यूक्रेन युद्ध से ही दुनिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ रहा था। अब इजराइल हमास जंग से स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। दुनिया पर तो इसका जो असर पड़ेगा वो पड़ेगा, लेकिन भारत पर भी इसका असर पड़ेगा। उसके साथ भारत के बड़े कारोबारी रिश्ते भी हैं। मतलब इजराइल हमास जंग लंबी चली तो भारत को अरबों डॉलर का नुकसान होने की आशंका है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत और इजराइल के बीच रक्षा सौदों को छोड़कर 10.1 बिलियन डॉलर यानी करीब 84,000 करोड़ रुपए का व्यापार रहा है। भारत ने इस दौरान इजराइल में 7.89 बिलियन डॉलर का निर्यात किया, जबकि इजराइल से 2.13 बिलियन डॉलर का सामान भारत में आया। दुनिया में 3-4 ऐसे देश हैं जिनसे भारत की रक्षा उपकरण या सैन्य उपकरण लेता है। अमेरिका है, फिर वो रूस है, इजराइल है और फ्रांस है। तो इस समय भारत की सैन्य जो साझेदारी है इजराइल के साथ काफी ज्यादा है। तो और आप जानते हैं I2U2 में भी भारत है ना, इजराइल है, इंडिया है, यूएई है और यूएसए है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसके प्रभाव तो पड़ना ही है। इजराइल हमास की जंग से दुनिया भर की ऑयल सप्लाई पर जो असर पड़े, लेकिन भारतीय सरकार ने फिलहाल स्थिति काबू में की हुई है। साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ये विश्वास जताया है कि अगर कोई विपरीत स्थिति पैदा होती है तो उसका भी उपाय सरकार के पास है। इस समय वी आर डीलिंग विद 3 challenges: अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। जैसे मैंने कई बार कहा है कि मुझे इस समय कोई इस बात पे चिंता नहीं है कि अवेलेबिलिटी में कोई कमी होगी, क्योंकि द नंबर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम विच वी इंपोर्ट क्रूड ऑयल या कच्चा तेल वी हैव इंक्रीज फ्रॉम 27 to 39। अगर मान लीजिए एक रीजन में कोई प्रॉब्लम आती भी है तो हम अपनी सप्लाईज कहीं और से ले लेते हैं। जहां तक अफोर्डेबिलिटी का बात है, दैट्स ऑल्सो लिंक्ड विद अवेलेबिलिटी। अगर मान लीजिए अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम आती है या द अमाउंट ऑफ ऑयल दैट इज रिक्वायर्ड इन द मार्केट वो सडनली कम हो जाता है तो दाम बढ़ सकते हैं। अभी मेरे उसके बारे में चिंता नहीं है। और जहां तक सस्टेनेबिलिटी की बात है, हमने जो हमारी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन है उसमें कोई अपनी सिचुएशन को डाइल्यूट नहीं किया। इजराइल हमास युद्ध के चलते भारत से यूरोप तक बनने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी असर पड़ेगा। हालांकि भारत की अध्यक्षता में हुई G20 की नई दिल्ली बैठक में इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करने की बात कही गई है। लेकिन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर पर संकट के जो बादल मंडराए हैं उसका असर शिपिंग क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिला है। युद्ध अभी भी चल रहा है और इसके खत्म होने का अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन दावे से कुछ नहीं कहा जा सकता। जंग के साथ दिक्कत यही है कि ये कब तक चलेगा, इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। पिछले 1 साल से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। ऐसे में दुनिया तो यही चाहती है कि इजराइल और हमास के बीच की ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हालांकि इस बार इजराइल आर या पार के मोड में है। अगर ये युद्ध लंबा चला तो सिर्फ भारत नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका असर देखने को मिलेगा। सप्लाई चेन प्रभावित होंगे और कई जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित हो सकती है।
ये सुकून, ये हंसी, ये खुशी, ये इत्मीनान अनमोल है। ये वही चेहरे हैं जिन्हें कुछ घंटों पहले तक ये नहीं पता था कि अपने परिवार वालों, अपने बच्चों, अपने माता पिता से दोबारा मिल भी पाएंगे या नहीं। ये वो लोग हैं जो कुछ घंटों पहले इजराइल में थे, जहां चारों तरफ मौत मंडरा रही थी, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी उनके देश ने उन्हें मायूस नहीं किया। Yeah, we are very happy for the Modi government to help us support for this help us evacuate through Operation Ajay, and we are very thankful for us to provide. ऑपरेशन अजय के थ्रू काफी हेल्प मिल रहा है सब लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद भारत सरकार, बीजेपी, मोदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इजराइल में घूमने आया था, मेरी बेटी पीएचडी कर रही थी यहाँ पे। मैं 23 तारीख को आया था और मेरी लास्ट फ्लाइट जो 8 तारीख को थी, परंतु बीच में युद्ध का प्रोग्राम हो गया तो इस कारण फिर फ्लाइट कैंसिल हो गई। एयर इंडिया ने सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर हमें ऑपरेशन अजय का पता चला तो हम एम्बेसी से कांटेक्ट किया तो इन्होंने हमें बोला कि आप इतने बजे आइए और आप इंडिया सेफली जा सकते हैं। बहुत बढ़िया, मोदी इज द ग्रेट। बुधवार यानी 12 अक्टूबर को भारत सरकार ने इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन अजय चलाया और शनिवार सुबह तक 400 से ज्यादा लोगों की सुरक्षित वापसी हो गई है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी भारतीय इजराइल से स्वदेश वापसी करना चाहता है उसे हर हाल में वापस लाया जाएगा। देखिए, कोविड के समय हो या यूक्रेन रशिया वॉर के समय या उससे पहले भी अरब स्प्रिंग के समय भारत ने एक के बाद दूसरा ऑपरेशन चलाकर हर भारतीय को सुरक्षित निकाला है। हर एक भारतीय के जीवन का महत्व प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हर नागरिक की जान को बचाना, संकट की घड़ी में युद्ध की भूमि से निकाल कर लाना, ये पिछले 9.5 वर्षों में लगातार एक के बाद दूसरी जगह हुआ है। इजराइल में हालात अभी ठीक नहीं हैं। ऐसे में डीडीयूपी भी अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर किसी के परिवार वाले वहां फंसे हैं तो कृपया तुरंत दिल्ली में बनाए गए कंट्रोल रूम से संपर्क करें और भरोसा रखें कि मुश्किल की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। उनके परिवार वालों को भारत सरकार हर हाल में सुरक्षित वापस लाएगी। वन्दे शीतलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरा वृषारूढा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनी